जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो चीन है। चीन का इलाका है और यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा है किनमेन आइलैंड। किनमेन आइलैंड, जी हाँ, ये वही आइलैंड है जो तकरीबन 43 साल तक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रहा। इसके अलावा इसे कहते हैं गोल्डन गेट। चीन से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी है इस आइलैंड की, लेकिन बावजूद इसके ये चीन के कब्जे में नहीं है। तो किसके कब्जे में है? आज हम बताने वाले हैं आपको किनमेन आइलैंड के बारे में और वहाँ पर जो कुछ हुआ, यानी कि वहाँ पर लड़ी गई तमाम लड़ाइयाँ और किस तरीके से ताइवान ने चीन को सबक सिखाया था, ये सब कुछ बताएंगे आज हम आपको। नमस्कार, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। दरअसल किनमेन आइलैंड का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उस इतिहास में जाने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने किनमेन आइलैंड पर रहकर चीनी सेना को सबक सिखाया था, आज वो तमाम लोग एक बार फिर से किनमेन आइलैंड पहुंचे तो वो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। अपनी यादें साझा करते हुए कुछ लोग भावुक हो गए। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कैसे चीन के जो जहाज़ थे वो आइलैंड के बहुत पास आ जाते थे, तब उन्हें रात में फ्लेयर्स जलाना पड़ता था। उस वक्त कैसे शेलिंग होती थी, किस तरीके से चीनी सेना जो है लगातार घुसपैठ की कोशिश करती थी, वहाँ पर कब्जे की कोशिश करती थी। और ये तमाम बातों का जिक्र आज जब वहाँ पहुँचे लोगों ने किया, तो जो लोग वहाँ सालों से काम कर रहे हैं वो भी उस दौर को फिर से एक बार याद कर लिए और कहा कि वाकई में वो दिन डराने वाले थे और हमने चीनी सैनिकों को डराने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो मानते नहीं थे। आखिरकार वो हमारे सीमा के बहुत पास आ जाते थे। दरअसल किनमेन आइलैंड जो है वो चीन से ज़्यादा करीब है और ताइवान से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये ताइवान के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ताइवान सरकार जो है इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल करती है। 50 साल के ओल्ड वेटरन चेंग इंग वेंग कहते हैं कि रात में मशीनें मुड़ने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। तब हमारे कैनन डाउन हुआ करते थे, वो भी प्लेन्स की तरफ। आग की लपटों के साथ आग लगाना हम तब शुरू करते थे। एक बार जब आग की लपटें जल उठी तो हम देखेंगे और हम देखते थे कि जहाजों का एक झुंड पहले ही वहां आ चुका है। शुरुआती डर के बाद हम कैंप कमांड को कॉल करना शुरू कर देते थे, जिसके बाद वे हमें खुद से निपटने के लिए कहते थे। फिर जब हमने आग लगा दी तो मशान यानी कि चौकी हो या फिर होयू द्वीप के रुंगरूटों में अपनी राइफलें लोड की और हम जहाज़ों की तरफ जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देते थे। ये वो दौर था जब लगातार हम चीनी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हम लगातार चीनी सेना को यहाँ घुसपैठ करने से रोक रहे थे। चेंग मान ई अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि एक पूर्व सैनिक के रूप में और एक मामूली नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि शांति सबसे महत्वपूर्ण है। शांति के साथ हर कोई विजेता होता है, जबकि अगर युद्ध होता है तो हर कोई हार जाएगा। यही मुझे लगता है। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष यानी कि ताइवान स्ट्रेट में बहुत लोग पहले आ गए थे, कुछ थोड़ी देर बाद आए, लेकिन हमें मुख्य भूमि और द्वीपवासियों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। हम सभी को साथ आना चाहिए और अपने चीन को यानी अपनी चीनी संस्कृति को एक साथ बढ़ावा देना चाहिए। आपको बता दें कि चीन और ताइवान में जब युद्ध हुआ था, यानी कि जो लड़ाई संघर्ष चल रहा था, सिविल वॉर, उस दौरान ये जो किनमेन का इलाका है वो बहुत ही बड़ी भूमिका में था, क्योंकि इसे कहते हैं गोल्डन गेट और यहाँ से चीन को ताइवान ने जबरदस्त शिकस्त दी थी। ये एक सिविल वॉर था। उस दौरान चीन की सेना जो थी और उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी उसको बड़े ही बुरे तरीके से ताइवान ने जो था वहाँ पर उनका मुकाबला किया था, उनको कांटे की टक्कर दी थी। और ये वो इलाका था जहाँ से लगातार जो वेटरन्स थे, वो जो आप अपनी बातें कह रहे हैं, उन्होंने उस युद्ध को लड़ा था, उस सिविल वॉर के दौरान वो थे। और मौजूदा वक्त में किनमेन जो है अपने तमाम जो पुरानी यादें हैं उनके साथ साथ अपने आइलैंड को अब वॉर जोन ना घोषित करके उसे अब एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर प्रमोट कर रहा है, ताकि लोग वहाँ पर आए और देखें कि किस तरीके से वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, किस तरीके से वहाँ पर जंग लड़े गए। उसको लेकर अपने टापू के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ के मिनिस्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। किनमेन गवर्नमेंट के जो मुख्य हेड हैं वो कहते हैं कि किनमेन में वर्तमान स्थिति के संबंध में हम एक बहुत ही सुरक्षित जगह हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या लोगों के जीवन पर। हमने क्रॉस स्टेट तनाव से कोई प्रभाव महसूस नहीं किया है। हमें लगता है कि ये थोड़ा अफसोस की बात है कि तनावपूर्ण स्थिति के बीच हम 3 छोटे लिंक की यानी कि पूर्व क्रॉस स्टेट आर्थिक नीति से बहुत दूर महसूस करते हैं, इसलिए कुछ छोटे आर्थिक निहितार्थ हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब ये जो द्वीप है वो चाहता है अपने आप को प्रमोट करना टूरिस्ट प्लेस के तौर पर, ताकि लोग आए यहाँ पर और इस जगह को विजिट करें और इससे जो है उनकी इकॉनमी के साथ साथ उनकी जो पहचान है वो ग्लोबली और बढ़ेगी।
अब इसी टापू पर रहने वाली जेसिका, जो कि 52 साल की हैं, वो कहती हैं कि बेशक हर कोई युद्ध से डरता है, लेकिन मुझे लगता है कि ताइवान जो स्ट्रेट में शांति हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि हम हाथ मिला सकते हैं और साथ मिल सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। हमें नहीं करना चाहिए युद्ध, क्योंकि इससे आग भड़कती है। अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी। दरअसल 1949 में जिस हिसाब से यहाँ पर टक्कर मिली थी चीन को, उसके बाद से ये जो द्वीप है वो लगातार चीन के निशाने पर रहता है और इसको लेकर बहुत सारी यादें वहाँ के लोगों के जहन में है। और जब वेटरन्स वहाँ पर पहुंचे तो उनकी वो तमाम यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। यहाँ पर बनाए गए तमाम बंकर्स, यहाँ पर जितने भी हथियार थे, गोला बारूद थे, उन तमाम चीज़ों का एक बार फिर से जब वो वहाँ पहुँचे तो सारी यादें फिर से उनके जहन में ताज़ा हो गई और वो सब कुछ महसूस कर रहे थे जैसा कि वो सालों पहले कर रहे थे, जिस वक्त चीन की सेना लगातार घुसपैठ की वहाँ पर कोशिश कर रही थी। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इसको लेकर और बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं कि किनमेन जो द्वीप है वो बहुत ही अहम द्वीप है ताइवान के लिहाज से, क्योंकि चीन से महज इतनी कम दूरी होने के बावजूद ताइवान इसे कंट्रोल करता है। चीनी टेरिटरी से 1.2 मील दूर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर दूर है ये। और ताइवान से यानी कि ताइपे से अगर यहाँ जाएंगे आप तो लगभग 1 घंटे का समय लगता है और आप बाई फ्लाइट यहाँ जाते हैं। मतलब ताइवान से दूरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ताइवान के कंट्रोल में है। आप सोच सकते हैं कि ताइवान का दबदबा उस इलाके में कितना है। किनमेन के अलावा ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं उस इलाके में जिनको ताइवान कंट्रोल करता है और चाह कर भी चीन आज तक उन द्वीपों को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया है। हालांकि चीन ये लगातार दावा करता है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है, हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग देश है जिसको अब ग्लोबली मान्यता मिलने लगी है। जिन लोगों ने किनमेन में हुई उस लड़ाई को देखा है वो उस बात को याद करते हैं और सिहर जाते हैं। उस वक्त के रहने वाले एक नाइफ मेकर जो कि चाकू बनाते हैं, लिन योन हुजुन, कहते हैं कि हम सभी ने किनमेन की गोलीबारी पहले भी देखी है और युवा पीढ़ी को ये पता नहीं है। हम में से जो इससे गुजरे हैं वो कम डरते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम अभी भी डरेंगे। युद्ध के मामले में हमें छिपना होगा हवाई हमलों के आश्रय में। फिर से जो कि वहाँ पर बनाए गए थे बंकर्स, जब हवाई हमले चीन करता था तो वहाँ के लोग बंकरों में चले जाते थे। तो उसको लेकर ये बार बार चीज़ें कही जाती हैं कि चीन ने जब इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसको इस तरीके से बनाया गया, इस पूरे द्वीप को मॉडिफाई किया गया कि यहाँ पर हर चीज़ से निपटने के लिए तमाम व्यवस्था की गई। जब चीनी जहाज पास आते थे तो फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके ये बाकी द्वीपों से जो भी इनकी टुकड़ियाँ होती थी उनसे मदद लेते थे, फिर उनको रिटेलिएट करते थे। और यहाँ पर लोगों के छिपने के लिए खास व्यवस्था जो है वो बंकर्स ज़मीन में बनाए गए थे ताकि लोग आसानी से हवाई हमलों से बच सके। और ये सब कुछ चीन सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो ताइवान के कब्जे वाले या फिर कह लें कि ताइवान के कंट्रोल द्वीप को अपने कंट्रोल में ले सके।